हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 के बारे में, जो दिया गया है चैप्टर 6 में। ये दो सेक्शन रिलेटेड हैं डिक्लेरेटरी डिक्री से, सेक्शन 34 और सेक्शन 35। आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिक्लेरेटरी डिक्री किसे कहते हैं। डिक्लेरेटरी डिक्री में जो डिक्री है, डिक्री को हम समझेंगे। डिक्री की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सीपीसी के सेक्शन 22 में, जो बताता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन द राइट ऑफ द एक्सक्लूसिवली डिटर्मिनेशन द राइट ऑफ द पार्टीज़। ये दो प्रकार की होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में सीपीसी में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये डिक्लेरेटरी डिक्री में जो, अब हम इसको रीड करेंगे। सेक्शन 34 क्या कहता है? डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन है एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, जो स्टेटस और राइट को डिक्लेरेशन करना, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें जो है डिक्लेरेटरी डिक्री में कोई भी हमारे नए राइट एक्वायर नहीं करते हैं हम। इसमें जो राइट हमारे एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उनको ही कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कराया जाता है, केवल और केवल। अब हम इसको आगे देखेंगे क्या कहता है ये सेक्शन। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर जो सूट ऑफ द पार्टीज़ की बात नहीं की गई है, कोई भी व्यक्ति जो एंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर। एंटाइटल मीन्स यहाँ पर लीगली एंटाइटल है, वो हकदार है कोई भी व्यक्ति, टू एनी लीगल करेक्टर। यहाँ लीगल करेक्टर वर्ड को समझना होगा। लीगल करेक्टर का मतलब है लीगल स्टेटस। किसी भी पर्सन का जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, उसका करेक्टर, उसका स्टेटस, उसे ही हम लीगल स्टेटस कहते हैं या लीगल करेक्टर कहते हैं। जैसे कोई पर्सन किसी का सन है, कोई डॉटर है, आफ्टर मैरिज कोई किसी का हस्बैंड है, वाइफ है, किसी की कास्ट भी एक तरह का लीगल स्टेटस है, किसी की नेशनलिटी भी एक लीगल स्टेटस है, किसी भी पोस्ट पर हम, कोई ऑफिस है, कोई रैंक है, ये सब हमारे लीगल स्टेटस हैं जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो कोई भी राइट और लायबिलिटी इनसे अराइज होती है। तो लीगल स्टेटस और एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। एनी राइट, कोई भी राइट जो एज टू एनी प्रॉपर्टी, जो कोई भी अन्य, एनी प्रॉपर्टी यहाँ पर समझना होगा। एनी प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो एंटाइटल है टू एनी लीगल करेक्टर। और लीगल करेक्टर में जो हमारा राइट टू वोट होता है, वोट देने का जो अधिकार है, वो भी हमारा एक तरह का लीगल स्टेटस है, लीगल करेक्टर है। और एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो लीगली एंटाइटल है किसी भी लीगल करेक्टर के लिए या कोई भी ऐसे अधिकार के लिए जो प्रॉपर्टी का है, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो डिनाई कर रहा है, उसके ऐसे लीगल करेक्टर को या ऐसे राइट को जो डिनाई कर रहा है, या इंटरेस्टेड टू डिनाई, या फिर इन फ्यूचर में वो डिनाई कर सकता है हिज टाइटल टू सर्च करेक्टर और राइट, उसके ऐसे करेक्टर को और उसके राइट्स को। एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी। यहाँ पर मे वर्ड यूज़ किया गया, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन एंड ही इज सो एंटाइटल एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ऐसी डिक्लेरेशन दे उस व्यक्ति के लिए। एनी पर्सन का मतलब कोई, वो जो व्यक्ति है जो इस तरह से हकदार है, उसके लिए ऐसी डिक्लेरेशन करे। एंड द प्लेंटिफ नीडंट इन सर्च सूट आस्क फॉर एनी, और जो प्लेंटिफ है वो कोई भी फर्दर रिलीफ की यहाँ पर डिमांड नहीं करेगा।
तभी कोर्ट जो है डिक्लेरेशन कर सकता है। लेकिन इसमें प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया है कि कोर्ट जो है शैल मैंडेटरी है, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं करेगा ऐसी डिक्लेरेशन वेयर में जहां द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ, जहां कोर्ट जो है जो प्लेंटिफ है वो फर्दर रिलीफ की क्लेम कर सकता था देन ए मेयर डिक्लेरेशन, ना कि केवल डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, सिर्फ टाइटल की डिक्लेरेशन के अलावा वो फर्दर रिलीफ की भी क्लेम कर सकता था, लेकिन वो उसको ओमिशन कर देता है अपने पार्ट पर, ऐसा वो नहीं करता है, ओमिशन टू डू सो। तो कोर्ट वहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी पर्सन है, हम फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, ये पर्सन हमारा ए है, ये बी के अगेंस्ट डिक्लेरेटरी डिग्री के लिए सूट लाता है कि इस पर्सन ने मेरी जो लैंड है ये राइट टू वे का इस पे दावा करता है कि मुझे तो यहाँ से निकलने का अधिकार है, और ए बंदा जो है ये ओनर है, एज ए ओनर ये बोलता है कि कोर्ट से कि डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं ओनर हूँ। लेकिन ये दूसरा जो रिलीफ है मतलब सिर्फ ओनरशिप की बात करता है, इसके खिलाफ पजेशन की बात नहीं करता कि मुझे पजेशन भी दिलवाया जाए इस लैंड पर। तो यहाँ पर कोर्ट डिनाई कर देती है, जो प्रोवाइजो है इसमें दिया गया है सेक्शन 34 का, वो बात करता है कि आप अगर ओमिशन करते हैं अपने इस पार्ट पर कि आपको पजेशन की बात नहीं करते हैं, क्लेम नहीं करते हैं, तो कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं पास करेगी आपके लिए, ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पर। तो आपको दोनों ही ग्राउंड की बात करनी पड़ेगी। कोर्ट का जो पर्पस है इसमें यह है कि ताकि वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोक सके, क्योंकि आज आप बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की, और कल जो दूसरा सूट लाएंगे वो आप लाएंगे पजेशन के लिए। इसको रोकने के लिए कोर्ट मना कर देती है डिक्लेरेशन डिग्री के लिए। अब बात करते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। ए ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई, कोई भी जो ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का वो पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई है टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस एंड हुम इफ़ इन एग्जिस्टेंस ही वुड बी ए ट्रस्टी। इसमें बात की गई है कि कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ये पर्सन बी है, ये ए है, ये इसकी प्रॉपर्टी एक्स है, ये ए जो है फादर है बी का, ये बी इसका ए का सन है, और ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये सी पर्सन है। जो ए है ये अपनी प्रॉपर्टी को, ये जो एक्स प्रॉपर्टी है उसका ट्रस्टी बना देता है बी को, यहाँ पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, और जो इसका ग्रैंडसन होगा, जो इसका पोता होगा, उसके लिए ये क्या करता है, ये इसको वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है इस प्रॉपर्टी में। तो जो ट्रस्टी है जो बी है इस प्रॉपर्टी का, ये फ्यूचर में ट्रस्टी होगा इस प्रॉपर्टी का। तो जो हमारा एक्सप्लेनेशन बताता है कि ये जो बी है वो पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई है, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पर फ्यूचर में होगा ना ट्रस्टी, उसके अगर एडवर्स कुछ भी होता है तो ये उसके लिए मना कर सकता है एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टीज पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई, जो पर्सन है जो बी है वो पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई है अ टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज़ नॉट एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा जो टाइटल है जो एडवर्स होगा, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब कि जो सी है बी का जो सन है उसके एडवर्स होगा, एंड होम जिसको कि इफ़ एग्जिस्टेंस में होता ही वुड बी ए ट्रस्टी, वो ट्रस्टी होगा। इसमें यही बताया गया है कि जो ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी है उसकी बात की गई है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 35 के बारे में, जो हमें बताता है इफ़ेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, कि ये जो डिक्लेरेशन की गई है जो सेक्शन 34 में है वो किस किस पर प्रभावी होगी। तो आर डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस सेक्शन इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में जो डिक्लेरेशन की गई है इज़ बाइंडिंग, वो बाइंडिंग होगी ओनली ऑन द पार्टीज़ ऑफ द सूट, जो सूट की जो पार्टीज़ हैं उन पर बाइंडिंग होगी, और पर्सनस क्लेमिंग थ्रू दैम रेस्पेक्टिवली, और जो पर्सन है जो उनके थ्रू क्लेम कर सकते हैं, जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके
उन पर भी बाइंडिंग होगी, जो प्लेंटिफ के भी हैं और डिफेंडेंट की, दोनों तरफ के यहाँ पर बात हो रही है, उनकी दोनों तरफ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पर ये बाइंडिंग होगी। एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज, जहाँ पर पार्टी जो ट्रस्टी हैं, ऑन द पर्सन फॉर होम, उस पर्सन के लिए, इफ़ इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, जिस दिन डिक्लेरेशन की जा रही है वो पर्सन उस दिन एग्जिस्टेंस में है, जो ट्रस्टी है, सच पार्टीज वुड बी ट्रस्टीज, तो ऐसी पार्टी जो है ट्रस्टी होंगी। तो मतलब जो बंदा जब कोई ट्रस्ट क्रिएट करता है किसी ऐसे पर्सन के फेवर में जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उस पर तो बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन जिस दिन डिक्लेरेशन कोर्ट कर रहा है अगर वो ट्रस्टी उस दिन एग्जिस्टेंस में है तो वो उस पर भी बाइंडिंग होगी, ये डिक्लेरेशन ये बताता है हमें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।